हेलो एवरीवन। चलिए, कल हम लोगों ने आरसीडी में मेजॉरिटी माइनॉरिटी रूल्स के बारे में बात की थी, याद होगा शायद आप लोग को। और सेक्शन 47 में जो वोटिंग राइट्स दिए जा रहे हैं शेयर होल्डर्स को, वो हमने डिस्कस किया था। शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी क्या होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। कंपनीज एक्ट ने क्या पावर दे रखे हैं और कौन कौन से राइट जो है शेयर होल्डर्स अपनी मीटिंग में एक्सरसाइज कर सकते हैं, इन सब की बातें हमने कर ली थी। अब हमने एक बात की थी कि कंपनी में दो तरीके से पावर्स को सेग्रीगेट किया गया है। कुछ पावर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ही दे रखे हैं और कुछ पावर्स शेयर होल्डर्स खुद एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स जो पावर्स एक्सरसाइज करते हैं उसके लिए सेक्शन 114 में टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन के बारे में बात की गई है। सेक्शन 114 टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन। जनरल मीटिंग में दो टाइप के रेजोल्यूशन पास करते हैं। वैसे ये पूरा टॉपिक जो है जनरल मीटिंग्स, बोर्ड मीटिंग, ये हम लोग ड्राफ्टिंग में पढ़ेंगे, वहाँ पे पूरा डिटेल आएगा सब कुछ, बट क्योंकि यहाँ पे रेलेवेंट है तो इसलिए एक बार वापस से बता देती हूँ आप लोग को। तो यहाँ पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन, दो टाइप के रेजोल्यूशन पास किए जाते हैं। तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन दैट इज व्हाट, जहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास होता है, और स्पेशल रेजोल्यूशन जहाँ पे 3/4 कंसेंट आपको चाहिए होती है। तो लैंग्वेज क्या बोलता है सेक्शन 114, लेट्स सी द लैंग्वेज। अ रेजोल्यूशन shall be an ordinary resolution if notice has been duly given and it is required to be passed by what? The votes cast in favor of the resolution, including the vote cast if any of the chairman exceed the vote if any cast against the resolution. देखो इसने क्लियर कट क्या बोला कि सबसे पहली बात तो आपने एक प्रॉपर नोटिस दिया होगा। कोई भी रेजोल्यूशन पास कब किया जाता है? मीटिंग के अंदर। तो मीटिंग का आपने प्रॉपर नोटिस दिया। एक तो नोटिस की बात होनी चाहिए, नोटिस मस्ट बी प्रॉपर। और फिर प्रॉपर नोटिस देने के बाद जो मीटिंग कॉल हुई है वहां पे वोटेड फॉर ज्यादा होने चाहिए किससे? वोटेड अगेंस्ट से। वोटेड फॉर ज्यादा होने चाहिए वोटेड अगेंस्ट से। इंक्लूसिव वोटेड फॉर में चेयरमैन का कास्टिंग वोट भी इंक्लूड होता है, इंक्लूडिंग कास्टिंग वोट ऑफ चेयरमैन। आई गेस सब लोगों ने कास्टिंग वोट का नाम सुना होगा। कास्टिंग वोट, कोई ऐसा है जिसने कास्टिंग वोट नहीं सुना है आज तक? कास्टिंग वोट जल्दी जल्दी बताओ, सबने सुना है क्या कास्टिंग वोट? ओके, फाइन, वेरी गुड। डेफिनेटली कास्टिंग वोट सब लोगों ने सुना है, एग्जीक्यूटिव में पढ़ा भी होगा। तो चेयरमैन का सेकंड वोट होता है ये। दिस इज व्हाट, सेकंड वोट। अच्छा, सेकंड वोट चेयरमैन का, ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इक्वालिटी ऑफ वोट हो जाता है, इक्वालिटी ऑफ वोट दैट मीन्स वोटेड फॉर वोटेड अगेंस्ट दोनों बराबर बराबर हो जाते हैं, तो इन दैट केस रेजोल्यूशन को पास कराने के लिए चेयरमैन को हम एक और वोट कास्ट करने का टाइटल देते हैं, राइट देते हैं। तो वो सेकंड वोट कास्ट करके रेजोल्यूशन को पास करा सकता है। दिस इज कॉल्ड कास्टिंग वोट। तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स की कंसेंट से किया गया काम भी एब्सोल्युटली वैलिड होता है। कतई जरूरी नहीं है कि हम यूनानिमस कंसेंट ले, कतई जरूरी नहीं है 100% कंसेंट लेना, बिल्कुल पॉसिबल होता भी नहीं है, राइट। वेयर एज अगर मैं स्पेशल रेजोल्यूशन की बात कर रही हूं तो यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन से क्या मतलब होता है? अ रेजोल्यूशन शैल बी स्पेशल व्हेन the intention to propose the resolution as a special resolution has been duly specified in the notice calling general meeting or other intimation given to the members of the resolution। तो एक चीज तो क्लियर कट है कि नोटिस में आपने क्लियरली मेंशन किया कि हम फला फला रेजोल्यूशन जो है उसको एज a स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं, ऐसा नोटिस में क्लियरली प्रेस्क्राइब होना चाहिए। तो जब आप नोटिस का ड्राफ्ट करते हैं तो उसमें आपको ये चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी कि हम उसमें क्लियरली लिखेंगे, इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू बी पास बाय स्पेशल। तो इंटेंशन टू पास एसआर पास करने के इंटेंशन क्लियर कट लिखे होने चाहिए। सेकेंडली, द नोटिस रिक्वायर्ड अंडर दिस एक्ट हैज बीन ड्यूली गिवन।
जैसे हमने यहाँ पे भी पढ़ा था कि ड्यूली गिवन होगा, तो वही आपको पता है 21 दिन का क्लियर नोटिस जाता है, प्रॉपर राइटिंग में जाएगा, तो वो जो प्रोविजन है वो सारे के सारे फॉलो करने ही करने हैं आपको। देन वोट कास्ट इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन are required to be not less than 3 times the number of vote if any cast against the resolution। तो वोट कास्ट आपका वोटेड अगेंस्ट के कंपैरिजन में 3 times होना चाहिए। तो वोटेड फॉर 3 times वोटेड अगेंस्ट, 3 times वोटेड अगेंस्ट। तो यहाँ पे ये दोनों रेजोल्यूशन पढ़ के हमारे दिमाग में एक चीज क्लियर कट हो गई है कि कंपनी में यूनानिमस कंसेंट बहुत रेयरली होती है, बहुत रेयरेस्ट एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहाँ पे यूनानिमस कंसेंट की हम बात करते हैं। तो मोटा मोटा हर केस में या तो OR पास होता है या SR पास होता है, या फिर इन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स BR पास करते हैं। इसका मतलब ये बात तो हो गई कि हमेशा हर रेजोल्यूशन में कुछ कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने डिसेंट किया होगा। अब जो डिसेंट कर रहे हैं लोग, वो कौन बचा? माइनॉरिटी बचा। वो कौन सा बचा? माइनॉरिटी, क्योंकि मेजॉरिटी ने तो कंसेंट कर दिया है। तो जो माइनॉरिटी बचा हुआ है तो वो अपने आप को हमेशा ऐसा समझता है कि मैं तो भैया आइसोलेटेड हो गया हूँ, मेरी तो किसी को परवाह ही नहीं है, मेरे बारे में तो कोई सोचता भी नहीं है ना। ऐसा हो सकता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स सपोज एक फैमिली है ना, एक फैमिली है। इस फैमिली में फादर है, मदर है और उनके 2 बच्चे हैं। लेट्स अज्यूम, है ना, फादर, मदर, सन एंड डॉटर। ये एक स्वीट सी छोटी सी फैमिली है 4 लोगों की, ठीक है। अच्छा, ये जो सन एंड डॉटर, ये भी बहुत छोटे बच्चे नहीं है, बड़े हो गए हैं, टीनेजर्स हैं। अच्छा, अब ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं कि हम वेकेशंस में कहीं बाहर घूमने चलते हैं ना, प्लान कर रहे हैं, आउटिंग का प्लान हो रहा है, आउटिंग। अब आउटिंग का प्लान हो रहा है तो इन चारों के अपने अलग अलग इंटरेस्ट हो सकते हैं। प्रोबेबिलिटी है कि चारों लोग 4 अलग अलग जगह के नाम प्रपोज कर दें, माइट भी प्रोबेबिलिटी है। मान लेते हैं फादर जो है वो ये बोलते हैं कि एक काम करते हैं, हम लोग शिमला चलते हैं, है ना। फादर का फेवरेट प्लेस शिमला चलते हैं, एकदम ठंडी में, या फिर कहीं मनाली चलते हैं, या कहीं भी ऐसी जगह जहाँ, या कश्मीर चलते हैं, ऐसी जगह पे। अच्छा, मम्मी जो है उनको तो हमेशा केदारनाथ जाना होता है ना, या कहीं भी ऐसे वैष्णो देवी जाना होता है, मतलब उनको हमेशा ऐसे रिलीजियस प्लेसेस पे जाना होता है। तो लेट्स अज्यूम वैष्णो देवी, तो उन्होंने बोला JNK चलते हैं, वहाँ पे वैष्णो देवी के दर्शन भी हो जाएंगे, घूम भी लेंगे। अब ये दोनों बच्चे हैं, ये बोलते हैं यार ये क्या ही है, लोग कोई जम्मू कश्मीर जाने की बात कर रहा है, कोई शिमला जाने की बात कर रहा है, हमें नहीं जाना ये सब जगह पे, हमें तो गोवा जाना है। कहाँ जाना है? गोवा जाना है। इट मीन्स एक ही घर के लोगों के व्यूज डिफरेंट डिफरेंट है कि नहीं है। अब इन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, चलो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे जो मेजॉरिटी बोलेगी ना, मेजॉरिटी जो बोलेगी उसके कंसेंट से यहाँ पे काम किया जाएगा, मेजॉरिटी का डिसीजन फाइनल डिसीजन होगा। तो अब मम्मी की बात जो है वो पापा टाल दे, ऐसा हो नहीं सकता। तो बाय डिफ़ॉल्ट उनका शिमला का प्रपोजल तो उन्होंने साइड में रख दिया है और उन्होंने कंसेंट कर दिया है JNK के लिए। किसके लिए? JNK के लिए उन्होंने कंसेंट कर दिया है। और हो सकता है ये दोनों बच्चे भी अपना अलग अलग प्लेस बता रहे हैं, कोई गोवा बता रहा है, कोई बोल रहा है आउट ऑफ इंडिया चलो, आउटसाइड इंडिया, ऐसा कुछ प्लान चल रहा हो। तो ऐसा कुछ भी केस हो सकता है। तो मान लेते हैं, लेट्स अज्यूम मम्मी की बात फाइनली जो सबको माननी पड़ रही है, क्योंकि फाइनली खाना वाना भी हमें चाहिए, शाम को खाना नहीं मिलेगा नहीं तो यहाँ पे मम्मी की बात मान करके फाइनली जो प्लेस डिसाइड हुआ है वो JNK डिसाइड हुआ है कि जम्मू एंड कश्मीर चलेंगे, ठीक है। अब ये जो प्लेस डिसाइड हुआ है इसमें ये दोनों बच्चे बहुत दुखी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। वो ये बोलते हैं कि यार हमारी बात तो कभी मानते ही नहीं है, हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है घर में, हमारी कोई औकात नहीं है ना। कभी कभी आपके मन में भी ऐसी फीलिंग आती होगी कि यार हम तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते हमारे घर में, मतलब जो बाकी सब लोग बोलेंगे वही होगा। और स्पेशली जो घर का सबसे छोटा बच्चा होता है वो तो बोले कि हाँ ठीक है भैया, भैया जो बोलेंगे वो होगा, दीदी बोलेगी वो होगा, मम्मी पापा सब जो बोलेंगे वो होगा, मेरी तो कोई कदर ही नहीं है इस घर में, है ना। तो दुखी हो सकता है ऐसा।
लेकिन अगर वो ये दुखी हो रहा है तो इसका मतलब क्या वो कोर्ट में चला जाए? क्या कोर्ट में जाके नॉक नॉक कर दे, नॉक नॉक, जज साहब मेरी मम्मी मेरा कहना नहीं मानती है, मेरे पापा मेरा कहना नहीं मानते हैं, मेरी दीदी मेरा कहना नहीं मानती है, और उठा करके केस फाइल कर दे कि मेरे साथ कतई अन्याय होता है घर में, मेरी कोई कुछ नहीं सुनता? क्या वो ऐसा करके कोर्ट में जा सकता है? तो आंसर है नो, ऑफ कोर्स नॉट। ऐसे थोड़ी ना है कि हर छोटी छोटी बात पे घर में लड़ाई करोगे और कोर्ट में पहुंच जाओगे। कोर्ट बोलेगा यार तुम्हारे घर का मामला है, घर में सलटा लो। जब तक बहुत सीरियस मामला नहीं होता कोर्ट में आने की कतई ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्टली ये जो पूरी फैमिली है, ये किसकी फैमिली है? कंपनी की फैमिली है। ये कौन है? कंपनीज मेंबर्स है, कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। और ये जो शेयर होल्डर्स मेंबर्स है कंपनी के, अब घर में 4 लोगों के व्यूज अलग अलग होते हैं। तो आप सोचो, जस्ट इमेजिन एक कंपनी में लाखों मेंबर्स हैं, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, और पता नहीं दुनिया के कौन कौन से कोने से उठ के आए हैं, तो उनके सोचने के तरीके तो डेफिनेटली डिफरेंट होंगे ही होंगे। तो उन सबके व्यूज कभी भी एक जैसे हो ही नहीं सकते, तो कंसेंट कभी भी आना पॉसिबल होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। सोच ही नहीं सकते कि सबके सब एक जैसा सोचें और कंसेंट दे करके काम करना स्टार्ट कर दें। अभी रिसेंटली आप देखेंगे, अभी हर चीज़ को लेकर के लोगों के व्यूज़ देखो आप। कोरोना का वैक्सीन आया तो लोगों ने ये बोलना स्टार्ट किया, कुछ लोगों के व्यू थे वैक्सीनेशन लगा लो फटाफट से, कोरोना से बच जाओगे। वहीं पे कुछ लोगों के व्यूज़ थे कि वैक्सीनेशन सही नहीं है, बल्कि इससे बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट पड़ेंगे। तो कोई भी चीज़ होती है उसके लिए लोगों के व्यूज़ अलग अलग होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे का बुरा करना चाहते हैं। आज अगर JNK का प्लान बन रहा है, जम्मू एंड कश्मीर का प्लान बन रहा है, तो इसका कतई मतलब नहीं है कि अब JNK जाएंगे तो सिर्फ मम्मी एंजॉय करेगी, बाकी पापा और दोनों बच्चे एंजॉय ही नहीं करेंगे, या उनको खाना ही नहीं मिलेगा, सिर्फ मम्मी को ही खाना मिलेगा। तो ऐसा, या सिर्फ मम्मी होटल के रूम में रुकेगी, बाकी सबको सड़क पे सुलाया जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो इसका मतलब सब लोग इक्वल राइट प्रिविलेज जो है वो एक्वायर करेंगे। तो अगर किसी एक की या मेजॉरिटी की बात अगर मानी जा रही है, मेजॉरिटी की बात अगर मानी जा रही है, तो ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि माइनॉरिटी जो बच गया है उसके अगेंस्ट में ही ये काम किया जा रहा है। वो काम एज अ होल कंपनी जो है उसके बारे में सोचा जाता है, कंपनी का ओवरऑल इंटरेस्ट देखा जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट देखा जाता है, कुछ सेलेक्टेड लोगों के इंटरेस्ट में रह करके काम नहीं किया जाता है। फाइन, चलो तो आगे देखते हैं क्या बोलते हैं ये, लेट्स सी। The resolution of a majority of shareholder passed are duly convened and held general meeting upon any question with which a company is legally competent to deal is being binding upon the minority and consequently upon the company. What it says? अच्छा, आपको पता है कंपनी के ऑब्जेक्ट कहाँ लिखे होते हैं? कोई बता सकता है मुझे? कंपनी के ऑब्जेक्ट कहाँ लिखे होते हैं? जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से, ऑब्जेक्ट कहाँ लिखे होते हैं? बिल्कुल सही बात, MOA में लिखे होते हैं। एब्सोल्युटली परफेक्ट। ये बीच बीच में क्वेश्चन इसलिए पूछती हूँ ताकि मुझे पता रहे, जाग रहे सब लोग, पता चले कि सो गए और पता नहीं कौन सी दुनिया में खो गए हैं, कहीं खुद की पिकनिक प्लान स्टार्ट कर दी हो। तो इसीलिए मैंने पूछा था आपसे क्वेश्चन कि ऑब्जेक्ट कहाँ लिखे होते हैं? MOA में लिखे होते हैं। तो कंपनी MOA में जो ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं वो सारे काम कर सकती है ना, विद इन द पावर है, यस ऑफ कोर्स। अब MOA में जो ऑब्जेक्ट लिखे हुए थे उस काम को करने के लिए कंपनी की जनरल मीटिंग कॉल हुई, ठीक है। उस जनरल मीटिंग में जो भी रिक्विजिट रेजोल्यूशन था, OR SR जैसा भी था, वो पास हो गया, है ना। अब मान लीजिए 80% लोगों ने कंसेंट किया था और 10% लोगों ने कुछ नहीं बोला। कुछ लोग हमेशा चुपचाप बैठे रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता, तुम्हें करना है जो करो। और बाकी का 10% जो लोग हैं उन्होंने डिसेंट किया था। अब अगर कोई रेजोल्यूशन पास हो चुका है, हमने डिसाइड कर लिया कि हम इस रेस्पेक्टिव जगह पे फैक्ट्री डाल रहे हैं और वहाँ पे अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, ऐसा रेजोल्यूशन पास हो गया, तो वो जो रेजोल्यूशन है वो क्या इन डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स पे एप्लीकेबल होगा? क्या बोलते हो, डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स पे एप्लीकेबल होगा क्या? जल्दी बताओ, whether this resolution is going to be applicable on these dissenting shareholders or not? बिल्कुल सही बात है, डिसेंटिंग पे भी एप्लीकेबल होगा, ऑफ कोर्स होगा। तो ये रेजोल्यूशन जो पास हुआ है ये इन पे भी एप्लीकेबल होगा। ये लोग ये नहीं बोल सकते हमने तो मना किया था, हमने तो मना किया था, हम पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ऐसा नहीं है। दिस इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल ऑन डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स ऑल्सो एंड एज वेल एज
as well as on company also, as well as on company also। तो ये कंपनी पे भी एप्लीकेबल होगा, कंपनी पे भी एप्लीकेबल होगा। इज दिस क्लियर? तो ये जो रेजोल्यूशन पास हुआ है ORSR, वो डिसेंडिंग लोगों पे भी होगा एप्लीकेबल और साइमल्टेनियसली कंपनी पे भी एप्लीकेबल होगा। अब 10 majority of members enjoy the supreme authority to exercise the powers of the company and generally to control its affair, but this is subject to two very important limitations। और वो क्या limitations हैं? That is what the power of majority of member is subject to the provisions of company's memorandum and articles of association। A company cannot legally authorize or ratify any act which being outside the ambit of memorandum, that is what अल्ट्रा वायरस ऑफ द कंपनी। ये नाम तो सबने सुना होगा, अल्ट्रा वायरस। देखो दो चीजें होती हैं, एक तो होता है एक्ट। कौन सा एक्ट? कंपनीज एक्ट। तो जो कंपनी है ना, हमारी कंपनी, वो सबसे पहले तो एक्ट की सुनती है और फिर एक्ट के कॉन्सोनेंस में जो कंपनी के MOA AOA बनाए जाते हैं फिर उसकी सुनती है। अगर आपने एक्ट के बियॉन्ड जाके काम किया तो भाई साहब वो तो इलीगली हो गया, है ना। एक्ट के अगेंस्ट में जाके काम कर रहे हो तो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ हो जाएगा, इलीगल काम हो जाएगा, तब तो आप पीनल प्रोविजन में फॉल करोगे। और अगर MOA AOA के बाहर जाकर के काम करोगे तो उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस। तो इन दोनों ही काम को 100% कंसेंट से भी रेटिफाई नहीं किया जा सकता। अगर एक्ट के बियॉन्ड कोई आपने रेजोल्यूशन पास कर दिया या MOA AOA के अगेंस्ट में कोई रेजोल्यूशन पास कर दिया तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी वैलिड एट ऑल। तो वो किसी पे भी एप्लीकेबल नहीं होगा, वो क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। तो पहला पॉइंट इसने क्या बोला कि अगर आपने कोई भी ऐसा काम किया जो आपके मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स के बियॉन्ड है, अल्ट्रा वायरस है, तो ऐसे काम जो है मेजॉरिटी की पावर या इवन 100% कंसेंट से भी उसको रेटिफाई नहीं किया जा सकता। इज दिस क्लियर? बात समझ में आ गई? तो MOA के अगेंस्ट में अगर आपने कोई भी काम किया तो 100% कंसेंट लेके आ जाओ, तब भी वो वैलिड नहीं होगा। और इस पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस जो आप लोगों ने सुना होगा, मोस्ट लाइकली मुझे ऐसा लगता है, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन ओर वर्सेस रिची। क्या ये केस का नाम सुना है सबने? एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन ओर वर्सेस रिची। इस केस में क्या किया था? कंपनी ने अपने ऑब्जेक्ट्स के बियॉन्ड जाके काम किया था। तो ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड जाके किया गया काम यूनानिमस कंसेंट से भी रेटिफाई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता और नहीं हो सकता, है ना। इसलिए सोचना भी मत कि हम सब मिलकर के गलत काम ठीक कर देंगे। इट इज एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। नंबर 2, सेकेंडली, द रेजोल्यूशन ऑफ majority must not be inconsistent with the provision of act or any other statute or constitute a fraud on minority, depriving it to its legitimate rights। तो ऐसा कोई भी काम जो एक्ट, लॉ, किसी भी रूल्स रेगुलेशन के बियॉन्ड जाके आप काम कर रहे हो तो वो काम भी वैलिड नहीं होगा, इवन दो आपने कितने ही लोगों की कंसेंट क्यों ना ले ली हो। तो देखिए कंसेंट भी तभी वैलिड होगी जब वो एक्ट और MOA AOA के कॉन्सोनेंस में होगी। राइट? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक सबको समझ में आ गया सारी कहानी कि क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? क्या सबको यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से? ओके फाइन। पता है हम क्या पढ़ रहे हैं? शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी पढ़ रहे हैं। और डेमोक्रेसी में शेयर होल्डर्स के पावर है, लेकिन पावर में रोड़ा अटकाया किसने? MOA AOA ने और एक्ट ने। तो आप ऐसा नहीं है कि भाई अब तो हम सुप्रीम हैं, अब तो हम सुप्रीम हैं, हम जो चाहे वो रेजोल्यूशन पास कर लें। हम सारे मेंबर्स ने मिलकर के रेजोल्यूशन पास कर लिया कि हम
किसी के घर पे जो है जाएंगे, वहाँ पे डकैती करेंगे और वहाँ से सोना वोना और ज्वेलरी वोलरी जो भी है सब उठा के लेके आएंगे। तो बोलेंगे यार हमने मिल करके डिसाइड कर लिया तो वैलिड ही है ये। तो ऐसा नहीं कर सकते। अगर एक्ट के अगेंस्ट में करोगे तो भी वॉइड है, इलीगल है, और अगर MOAO के अगेंस्ट में किया तो भी वॉइड है, इलीगल माना जाए, वॉइड माना जाएगा। गॉट इट? चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं, दैट इज व्हाट प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, और इसमें जो लीडिंग केस है दैट इज व्हाट फॉस वर्सेस हॉर्बिटल। अच्छा, ये प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस क्या बोलता है? अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि फैमिली के मेंबर्स हैं, आपस में सबके अलग अलग इंटरेस्ट है, तो जिसकी बात नहीं मानी जा रही है वो कोर्ट में नहीं जा सकता, है ना। ऐसा नहीं कि हर बात को लेकर के आप कोर्ट में पहुंच गए। सेम यही बात यहाँ पे बोली गई है कि अगर कंपनी के मेंबर्स लीगली काम कर रहे हैं, लीगली कैसे काम कर रहे हैं? एज पर एक्ट या एज पर MOA काम कर रहे हैं, एज पर एक्ट, एज पर MOA काम कर रहे हैं, है ना। तो उस केस में जिन लोगों ने डिसेंट किया था, क्या वो लोग कोर्ट में जा सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं जा सकते। कोर्ट बोलते हैं यार कमाल है, तुम्हारे घर के मामले, तुम्हारे इंटरनल मामले, हर चीज़ में तुम हमारे पास अप्रोच मत करो, हम हर मामले को नहीं देखते रहेंगे। तो ऐसे केसेस में कोर्ट बोलता है यार तुम्हारे मामले तुम सुलटाते रहो, हमारे पास वैसे ही इतने केसेस हैं, हम वही सल्टा लें, वही बहुत बड़ी बात है, और तुम बिना फालतू के केसेस ला करके और हमारा बर्डन बढ़ा दोगे। वैसे ही ऑलरेडी कोर्ट में तारीख पे तारीख मिलती जा रही है, इंपॉर्टेंट केसेस हमारे सलट नहीं रहे हैं, और तुम इररेलेवेंट चीज़ों के लिए हमारे पास आए जा रहे हो। तो कोर्ट ने बोला नो, हम मैटर एंटरटेन नहीं करेंगे, आप अपने मैटर्स खुद ही सल्टा लीजिए। दिस इज व्हाट द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। नॉन इंटरफेरेंस मतलब इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा, कौन इंटरफेयर नहीं करेगा? कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। कौन इंटरफेयर नहीं करेगा? कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। किसमें इंटरफेयर नहीं करेगा? कंपनी डे टू डे ऑपरेशन, कंपनीज डे टू डे ऑपरेशन। तो कंपनी के जो डे टू डे ऑपरेशंस हैं उनमें कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। ऐसा कौन से केस में डिसाइड हुआ था? फॉस वर्सेस हॉर्बिटल में डिसाइड हुआ था। तो देखते हैं इसमें क्या बोलता है ये। लेट्स सी। द जनरल प्रिंसिपल ऑफ कंपनी लॉ इज दैट एवरी मेंबर होल्ड्स इक्वल राइट्स with other members of the company in same class। जो भी सेम क्लास के लोग हैं, सेम क्लास, have same rights। क्या ऐसा है कि नहीं है? क्या आप सब लोग इस पॉइंट से अग्री करते हैं? करते हैं सब लोग अग्री? अरे जल्दी जल्दी बताओ। सब लोग अग्री करते हैं सेम क्लास को सेम राइट्स, ऐसा है? अच्छा, कैसे है? कोई एक एग्जांपल दे सकते हो कि सेम क्लास को सेम राइट होंगे? एनी एग्जांपल इन दिस रिगार्ड? राइट, वोटिंग राइट एब्सोल्युटली करेक्ट है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर कंपनी ने ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर इशू कर रखे हैं तो 1 शेयर पे 1 वोट मिलेगा सभी को, चाहे कोई सा भी होल्डर क्यों ना हो, सबको 1 शेयर पे 1 वोट मिलेगा। कंपनी अगर डिविडेंड दे रही है 10% का तो सबको ही 10% डिविडेंड मिलेगा, मतलब वहाँ पे सेम राइट्स होंगे। अगर डीवीआर वाले शेयर्स हैं, डीवीआर जहाँ पे कंपनी ने ये बोला था कि 1 शेयर पे आपको 0.8 वोट मिलेगा, ऐसा कंपनी ने बोला, तो फिर डेफिनेटली सबको ही 0.8 वोट मिलेगा, मतलब सबके साथ सेम बिहेवियर हो रहा है, डिफरेंट बिहेवियर नहीं किया जाएगा, डिफरेंट बिहेवियर नहीं किया जाएगा। गॉट इट? अच्छा, आगे देखते हैं। सिंस द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स आर इन एडवांटेजियस पोजिशन to run the company according to their command, the minority of shareholders are often oppressed. Minority of shareholders
are often oppressed. The company law provides for adequate protection for the minority shareholders when their rights are trampled by the majority, but the protection of minority is not generally available when majority does anything in the exercise of powers for internal administration of a company. अब देखो इस पॉइंट को हम ऐसे समझते हैं, कंपनी में कोई भी रेजोल्यूशन पास हुआ, रेजोल्यूशन पास्ट, तो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर कट है, चाहे वो रेजोल्यूशन सही हो या गलत हो, हमेशा कुछ लोग एक्सेप्ट करेंगे और कुछ लोग रिजेक्ट करेंगे, है ना। अगर मेजॉरिटी ने एक्सेप्ट कर दिया तो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। अब जो रिजेक्टेड वाले कौन है, माइनॉरिटी है, बाकी बचे हुए लोग जिन्होंने रिजेक्ट किया है। तो यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं, देयर कैन बी टू सिचुएशंस। उनके राइट पे एडवर्स इम्पैक्ट नहीं है, जनरली कंपनी के मैनेजमेंट, कंपनी के बिजनेस को अच्छे से स्मूथ वे में रन करने के लिए काम किया गया था। तो इफ नो एडवर्स इफेक्ट, और दूसरा केस एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, एडवर्स इफेक्ट। अगर एडवर्स इफेक्ट नहीं है, अगर एडवर्स इफेक्ट नहीं है तो क्या वो कोर्ट में जा सकते हैं? तो आंसर है नो, डेफिनेटली नॉट। वो कोर्ट में अप्रोच नहीं कर सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन अगर उनके इंटरेस्ट पे एडवर्स इफेक्ट होगा तो वो कोर्ट में जा सकते हैं क्या? यस ऑफ कोर्स। फिर उस मामले में कोर्ट में आप केस फाइल कर सकते हैं और फिर कोर्ट इंटरफेयर कर लेगा। तो जो जनरल रूल है हमारा नॉन इंटरफेरेंस का, उसका एक्सेप्शन हो जाएगा। तो जब भी माइनॉरिटी के साथ आप ऑपरेसिव करेंगे, कोई भी गलत काम करेंगे, उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट में काम करेंगे, तो कोर्ट में इंटरफेयर किया जा सकता है। वो अपनी गुहार कोर्ट में जाके लगाएंगे और कोर्ट डेफिनेटली उनके उस केस को एक्सेप्ट करेगा। ठीक बात, क्लियर है सबको? यहाँ तक समझ में आ गया होगा आई गेस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। द कोर्ट will not usually intervene at the instance of shareholder in the matter of internal administration and will not interfere with the management of the company by its directors so long they are acting within the power conferred on them under the articles of the company। तो ये बहुत जनरल बात जो हम इतनी देर से गा ही रहे हैं कि अगर आप एक्ट या अपने MOA के अंदर रह के काम कर रहे हैं तो कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा, अदरवाइज कोर्ट इंटरफेयर करेगा। In other words, the articles are protective shield for majority of shareholders who compose the board of directors for carrying out their object at the cost of minority of shareholder. The basic principle of non-interference with the internal management of company by the court is laid down in celebrated case of Foss versus Horbutel. No action can be brought by a member against the directors in respect of a wrong alleged to be committed to a company। तो अगर किसी भी केस में अगर उनका लॉ का वायलेशन होगा तो ही कोर्ट इंटरफेयर करेगा, अदरवाइज इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, डे टू डे मैनेजमेंट में कोर्ट इज नॉट गोइंग टू इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ द कंपनी। तो उसी बात को घुमा करके डिफरेंट लैंग्वेज में इलाबोरेट किया है, बाकी सेंस एक ही है। कंपनी में रेजोल्यूशन में ORSR पास होगा तो कुछ लोग डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स होंगे ही होंगे। वो जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स है वो माइनॉरिटी है। अगर उनका इंटरेस्ट एडवर्सली इफेक्टेड हो रहा है, अगर मेजॉरिटी ने एक्ट MOA AOA के अगेंस्ट में जाके काम किया है तो ही कोर्ट इंटरफेयर करेंगे, अदरवाइज डे टू डे ऑपरेशन में कोर्ट्स आर नॉट गोइंग टू इंटरफेयर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक सबको समझ में आ गया अच्छे से? यहाँ तक के कंसेप्ट में कोई कंफ्यूजन आ रहा हो किसी के दिमाग में तो बोल सकता है एक बार फटाफट से, और नहीं तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए फाइन, वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। जस्टिफिकेशन एंड एडवांटेजेस ऑफ रूल इन फॉस वर्सेस हॉर्बिटल। अब जो कोर्ट बोलता है कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे,
हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, ऐसा बोल करके कोर्ट ने जो जजमेंट दे दिया फोर्स वर्सेस हॉस्पिटल में, इसके फायदे क्या है? क्या फायदा है इसका? कोई बता सकता है मुझे? कोई एक आध फायदा गिना दो अगर मुझे कि मैम ये फायदा है, कोर्ट डे टू डे इंटरफेयर नहीं करता तो उससे ये फायदा हो रहा है। एनी वन ऑफ यू, एनी एडवांटेजेस विच यू कैन गिव? क्योंकि हम रटेंगे थोड़े ना सब कुछ, हम तो खुद ही डिसाइड कर लेते हैं, खुद ही बना लेते हैं चीज़ों को। ह्यूज नंबर ऑफ केसेस नहीं हो, क्या बात है, एब्सोल्युटली सही बात है, कोर्ट में बिना फालतू केसेस रुक गए हैं, बिल्कुल ठीक बात, बहुत सारे केस नहीं हुआ, क्या बात है, सबने सेम आंसर दिया है, बहुत सारे केस नहीं होंगे, बिल्कुल सही बात है। और टाइम सेविंग, कॉस्ट सेविंग, बिल्कुल सही बात है, जब बिना फालतू के केस नहीं होंगे तो कोर्ट के टाइम सेव हो जाएंगे, कॉस्ट सेव भी होगी। और क्या फ़ायदे हो सकते हैं? रिसोर्सेज, सही बात है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आज मुकेश अंबानी, नाम सुना है सबने? मुकेश अंबानी का सुना ही होगा ऑफ कोर्स। रिलायंस में उन्होंने करोड़ एंड करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना, करोड़ एंड करोड़ का, करोड़, इतना सारा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। ओके, तो कंपनी में मुकेश अंबानी जो है उनको ज़्यादा पड़ी है, या फिर एक इन्वेस्टर हूँ मैं, सोनम जैन नाम है मेरा, और मैंने कंपनी में 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, बताओ किसको ज़्यादा पड़ी है, किसका ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, मुकेश अंबानी जी का कि मेरा? ऑफ कोर्स मुकेश अंबानी जी का, करोड़ एंड करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हुए उन्होंने। तो कंपनी का ज़्यादा बेनिफिट कौन सोच सकता है, मुकेश अंबानी जी की मैं? बताओ आप, हु कैन थिंक बेटर फॉर कंपनी, वेदर मी और अंबानी जी? जल्दी बताओ। यस ऑफ कोर्स मुकेश अंबानी जी, डेफिनेटली। तो मेरा तो सिर्फ 10,000 रुपये लगा है भैया, उनके करोड़ों अरबों रुपए लगे हुए हैं, तो उनको ज़्यादा अच्छे से पता है कि कंपनी को कैसे मैनेज करना है ना। अब मैं हूँ ऐसे इंसान जो बहुत डर लगता है, जिसको रिस्क लेने की बिल्कुल कतई नहीं पड़ी है, और मुकेश अंबानी जी एकदम बड़ा दिल है उनका, बोले कि यार कोई बात नहीं, नया बिजनेस सेटअप करेंगे, रिस्क होगी, लॉस होगी, कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट, हम तो लेकिन बिजनेस डालेंगे, है ना। अब अगर मान लो मुझे ये राइट मिल जाए कि मैं छोटी सी माइनर शेयर होल्डर और मुकेश अंबानी के किसी भी एक्ट के अगेंस्ट में कोर्ट में चली जाऊं, तो मुकेश अंबानी बोलेंगे यार मैंने 1000 करोड़ लगाए थे, 10,000 करोड़ कंपनी में इन्वेस्ट किए थे ताकि मैं अपने हिसाब से कंपनी को चला सकूं, मुझे रिस्क लेना है, मैं रिस्क ले सकूं। ये नालायक लोग जो रिस्क नहीं लेना चाहते, पता नहीं कहाँ से मेरी कंपनी में आ गए और अब मुझे कोई काम ही नहीं करने दे रहे हैं। तो क्या ये मुकेश अंबानी के साथ अन्याय है कि नहीं है, ये बताओ, क्या ये मुकेश अंबानी के साथ अन्याय है कि नहीं है? जल्दी बताओ। अन्याय है ना? यस, बिल्कुल सही बात है, अन्याय है। तो इट मीन्स कोर्ट अगर इंटरफेयर नहीं करता है तो ये मुकेश अंबानी जैसे इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात है ना। तो जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको उनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से डिसीजन लेने का राइट मिलना चाहिए, नहीं तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करेगा ही नहीं कंपनी में कोई भी 1-1 रुपये लगा देगा, बोला ठीक है यार 1 रुपये लगा दिया, इंटरफेयर कर देंगे, फिर अपनी मनमानी चलाते रहेंगे। तो नो कंपनी विल बी एबल टू परफॉर्म देयर वर्क। कोई भी कंपनी में कोई भी नया काम हो ही नहीं पाएगा अगर आप अपने ऑब्जेक्ट में कुछ काम कर रहे हो, सब कुछ ठीक ठाक कर रहे हो, लीगली कर रहे हो, फिर भी कोई ना कोई अड़ंगा लगाएगा और आपका काम बीच में अटक जाएगा। तो ऐसे केसेस में कोर्ट का नॉन इंटरफेरेंस बहुत ज़रूरी होता है। तो बड़े इन्वेस्टर्स को बेनिफिट प्रोवाइड करता है उनके इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, एक तो बेनिफिट ये हो गया। अच्छा, एक आपने सेपरेट लीगल एंटिटी सुना है सब लोगों ने? सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी जो बचपन में हम लोगों ने कंपनीज एक्ट पढ़ा होगा तो फर्स्ट डे ही हमने कंपनी के फीचर के बारे में सुना होगा, सेपरेट लीगल एंटिटी, है ना। फाउंडेशन में, सीसेट में ही आप लोगों ने सुन लिया होगा, फाउंडेशन में, सीसेट वाले तो होंगे नहीं यहाँ पे, तो फाउंडेशन में ही आप लोगों ने सुन लिया होगा कि कंपनी जो है एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी अलग है, उसके मेंबर्स अलग है ना, ऐसा है ना। तो अगर कंपनी में कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए एक्शन भी कौन लेगा? कंपनी सेल्फ खुद लेगी, खुद से।
मेंबर्स कौन होते हैं बीच में टांग अड़ाने वाले? अगर किसी ने कोई गलत काम किया, कंपनी के किसी डायरेक्टर ने कुछ गलत किया या कंपनी के किसी मेंबर ने कुछ गलत किया, तो हु इज गोइंग टू टेक एक्शन? कंपनी इटसेल्फ विल टेक द एक्शन इटसेल्फ। तो मेंबर क्यों टांग अड़ा रहे हैं? मेंबर कौन? अगर आप टांग अड़ाते हो तो सेपरेट लीगल एंटिटी का तो कंसेप्ट ही खत्म कर दिया आपने। तो सेपरेट लीगल एंटिटी को मेंटेन करने के लिए भी कोर्ट का इंटरफेरेंस जो है वो नहीं होना चाहिए। हर मामले में मेंबर उठ करके कोर्ट में पहुंच गए और कोर्ट उनको अलाउ कर रहा है, तो फिर कंपनी का सेपरेट एग्जिस्टेंस हुआ कहाँ? फिर तो मेंबर आपस में ही लड़ाई कर रहे हैं बैठ करके। तो इसीलिए सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी के सेपरेट एग्जिस्टेंस कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है क्या? कि कोर्ट बिना फालतू में टांग ना अड़ाए। ठीक बात? अच्छा, तो इसमें कुछ जो हमें बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं, वो आज तो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे क्योंकि क्लास इज़ अबाउट टू बी कंप्लीटेड। तो हम इनके सारे लैंग्वेज के साथ नेक्स्ट क्लास कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमने जनरल बात ही सीखी है। एक तो OR SR कैसे पास होता है उसके बारे में पढ़ा, देन उसके बाद हम एक ही बात पढ़ रहे थे, उसी को घुमा के अलग अलग पढ़ा। लीडिंग केस जो यहाँ पे है फॉस वर्सेस हॉर्बिटल, नाम याद रखना, फॉस वर्सेस हॉर्बिटल। और इस केस में ये डिसाइड किया गया कि जनरली कोर्ट विल नॉट इंटरफेयर, एक्सेप्शनल केसेस आएंगे तभी कोर्ट इंटरफेयर करेगा, अदरवाइज कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। गॉट इट? यहाँ तक क्लियर है सबको?